नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। बिहार में नवरात्रि पर बीजेपी की फलहार पॉलिटिक्स। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बना ये प्लान। आतंकवाद की जड़ से खात्मे की तैयारी। कश्मीर में ड्रग पेडलर्स का नेटवर्क टूटा, हुआ ये इंतजाम। हमास को हथियार देना बंद करे ईरान। इजराइल को यूएन के मंच से अमेरिका का ओपन चैलेंज। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की फिल्म का निकला दम, दूसरे दिन औंधे मुंह गिरी कमाई। लोकसभा चुनाव से पहले नमो भारत पर सवार होकर मेरठ आएंगे पीएम मोदी। योजना के बारे में जान लीजिए। अब खबरें विस्तार से। अगले साल होने वाले संभावित लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति के तहत तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देने में जुटी हुई है। वैसे बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। अगले साल होने वाले संभावित लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति के तहत तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देने में जुटी हुई है। वैसे बिहार में इफ्तार को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। राजद और जेडीयू के नेता रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे हैं। इस नवरात्रि को लेकर भाजपा के कई नेताओं ने फलहार का आयोजन किया। भाजपा के नेताओं का कहना है कि अगर रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी आयोजित की जा सकती है तो नवरात्रि के मौके पर सनातन धर्मावलंबी उपवास रखते हैं, ऐसे में फलहार पार्टी दे तो क्या बुराई है। इस नवरात्रि में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश के कोषाध्यक्ष राकेश सिन्हा, प्रवक्ता नीरज कुमार सहित कई नेताओं ने फलहार पार्टी आयोजित की, जिसमें पार्टी के नेताओं के अलावा आम लोगों को आमंत्रित किया गया। बड़ी संख्या में लोग भी उनके फलहार पार्टी में पहुंचे। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, महागठबंधन के लोग तुष्टीकरण के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, जबकि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सभी वर्गों के संतुष्टीकरण सिद्धांतों के तहत नवरात्र में फलहार प्रसाद का निरंतर आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अपमान और इसके प्रति भ्रामक वातावरण बनाना सनातन विरोधियों की आदत बन गई है। फलहार का आयोजन इन अराजक तत्वों को सकारात्मक संदेश देने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि शक्ति की भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। सिन्हा द्वारा आयोजित फलहार कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित कई नेता वहां पहुंचे। इस मामले को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा, बीजेपी की शुरू से ही राजनीति मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीजेपी के नेताओं के पास समय है कि जनता से जुड़े काम पर ध्यान दे। शायद लोग कुछ इन्हें दे दे, वरना 6 महीनों के बाद बीजेपी नेताओं को फलाहार ही करना होगा और मंदिर में ही जाकर बैठना होगा। जनता इनके सियासत को जान चुकी है। वहीं बिहार के मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि भाजपा को हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं नजर आता। सिर्फ फलहार, इफ्तार, चंदन, रुद्राक्ष, टीकी पर बोलेंगे, लेकिन जनता क्या चाहती है इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ये महागणित टाइप के लोग हैं। चौधरी ने कहा कि देश की जो आत्मा है उसको समझना होगा। हम गंगा जमुना संस्कृति के लोग हैं। भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कुछ नहीं है। भाजपा के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का कहना है कि आखिरी महागठबंधन के नेताओं को हमारे फलहार के आयोजन से इतनी घृणा क्यों है। हम लोगों ने तो इफ्तार का विरोध कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सभी को अपने अपने धर्म को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने की छूट है, सभी इसे आयोजित करते हैं। बहरहाल भाजपा के नेताओं द्वारा किए जा रहे फलहार कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में सियासत जमकर हो रही है। माना जा रहा है कि महागठबंधन के नेता जहां भाजपा को हिंदुत्व के मुद्दे को कुंद करने की रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भाजपा विभिन्न मामलों के जरिए हिंदुत्व के मुद्दों को हवा देने में जुटी हुई है। अब किसके मुद्दों को जनता पसंद करती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एलओसी पर तैनात सुरक्षा बल हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। सीमा पार करने की कोशिश कर रहे ज्यादातर घुसपैठिए मौके पर ही ढेर किए जाते हैं। इसके साथ ही सेना और सुरक्षा बल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से संचालित आतंकी लॉन्च पैड पर नजर बनाए हुए है।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। इसके साथ ही घाटी को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनाने का सपना आखिरकार सच हो रहा है। पिछले साल से तुलना करें तो 2022 में घाटी के 110 स्थानीय युवा आतंकी संगठन में शामिल हुए थे, जबकि 2023 में अभी तक केवल 10 स्थानीय युवाओं के आतंकी कैंप में भर्ती होने की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बताया कि आतंकवाद विरोधी अभियानों की कामयाबी की वजह से ये संभव हो चुका है। पुलिस स्मृति दिवस पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस उसे पूरी तरह खत्म करना सुनिश्चित करेगी। डीजीपी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अभी भी कश्मीरी घाटी में शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल अलर्ट है और पाकिस्तान की ये कोशिशें कभी सफल नहीं होने देंगे। घाटी में आतंकवाद से लड़ते हुए पिछले दिनों दशकों में 1605 सुरक्षा बलों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। पाकिस्तान यहाँ आतंक को बढ़ावा दे रहा है। जम्मू कश्मीर जल्द ही आतंक मुक्त हो जाएगा और हम देश और शांति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले प्रत्येक शहीद को सलाम करते हैं। दरअसल एनआईए और एसआईए जैसी जांच एजेंसियों द्वारा नार्को आतंकवाद से सख्ती से निपटा जा रहा है। हाल ही में रामबान इलाके में एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली। वहां 30 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था। इस तरह ड्रग्स नेटवर्क ध्वस्त किया जा रहा है और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से लेकर पंजाब तक जुड़ा हुआ है। हालांकि इससे कुछ तार उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं। एलओसी पर तैनात सुरक्षा बल हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। सीमा पार करने की कोशिश कर रहे ज्यादातर घुसपैठिए मौके पर ही ढेर कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही सेना और सुरक्षा बल पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से संचालित आतंकी लॉन्च पैड पर नजर रखते हैं। हालांकि अभी भी कुछ आतंकी कैंप एलओसी के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सियालकोट और गुरेज सेक्टर के पास सक्रिय है। फिर भी भारत में घुसपैठ की 90% से अधिक वारदातें नाकाम की गई है। इजराइल के हमास के खात्मे के संकल्प के पीछे खड़े अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से तमाम आलोचनाओं के बीच ईरान को धमकी देते हुए ये बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं बयान विस्तार से। अमेरिका ने इजराइल की आत्मरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डाला है। इसके साथ ही अमेरिका ने यूएनए के मंच से मांग की है कि ईरान हमास सहित पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा बने अन्य सभी आतंकवादियों की मदद और उन्हें हथियार मुहैया कराना तत्काल प्रभाव से बंद करे, वरना इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा पेश किया है जिसमें कहा गया है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। इसी दस्तावेज में ईरान पर दबाव बनाते हुए ये मांग की गई है कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले चरमपंथी और आतंकवादी समूह की आर्थिक मदद और इन्हें हथियार देना फौरन बंद कर दे। अमेरिकी प्रस्ताव में कहा गया है कि आतंकवादी हमले का दबाव देते समय अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए और गाजा में जरूरी सामान की डिलीवरी निर्बाध और निरंतर तरीके से पहुंचती रहे। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि अमेरिका की अपने इस मसौदा प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रखने की योजना है या नहीं। दरअसल नियमों के मुताबिक किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए इसके पक्ष में कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस द्वारा वोटों को नहीं करना होता है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ये आक्रामक रूप हाल ही में ब्राजीलाई मसौदा वाले उस मसौदे को वीटो करने के बाद देखने को मिला है जिसमें गाजा में जरूरतमंदों तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के लिए मानवीय आधार पर ठहराव की बात की गई थी। इस दौरान गाजा पट्टी तक मदद पहुंचाने की इजाजत देने के लिए इजराइल द्वारा सेफ पैकेज देने और इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष में मानवीय कदम उठाने का आह्वान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन इस मसौदा को लेकर अभी तक कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि कूटनीति के जानकारों का मानना है कि ईरान हमास को समर्थन देने के अलावा एक अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद को फंडिंग और हथियार देता है। हिजबुल्लाह और अन्य प्रतिबंधित संगठनों को भी ईरान मदद पहुंचाता है। हालांकि इजराइल पर हुए हमले के फौरन बाद संयुक्त राष्ट्र में ईरान के अधिकारी ने 8 अक्टूबर को बयान दिया था कि इजराइल पर हुए हमास के हमले में तेहरान का हाथ नहीं है। यूएन में तैनात अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस बात से निराश है कि ब्राजील के मसौदे में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है।
अमेरिकी मसौदे में कहा गया है कि संस्थापक संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत इजराइल के पास ऐसा अधिकार है। अनुच्छेद 51 सशस्त्र हमले के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए देशों के व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार को शामिल करता है। ऐसे में अमेरिका ने दोहराया कि उस पर उंगली उठाने वाले को यह समझ लेना चाहिए कि इजराइल को भी अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। टाइगर श्रॉफ और कृति सनन की फिल्म गणपत बॉक्स ऑफिस पर फटेहाल स्थिति में है। फिल्म का 2 दिन में ही दम निकल गया। कमाई एकदम होश उड़ाने वाली है। फिल्म की 2 दिनों की कमाई 5 करोड़ रुपए भी नहीं है। सोचिए क्या हाल है। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की फिल्म गणपत को लेकर खूब हल्ला मच रहा है। फिल्म में टॉप लेवल का एक्शन और स्टंट बताया जा रहा है। फिल्म को लेकर जो भी देखने को मिल रहा है उससे लग रहा था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल करेगी, पर हुआ उल्टा ही। दूसरे दिन भी यह फिल्म संभल नहीं पाई और कमाई गड्ढे में गई। आइए आपको बताते हैं कि ये गणपत पार्ट 1 ने दूसरे दिन कितना कलेक्शन किया। 200 करोड़ रुपए की बजट वाली गणपत ने एकदम फुस ओपनिंग की। फिल्म ने सिर्फ 2.50 करोड़ ही कमाए हैं, लेकिन दूसरे दिन कमाई और नीचे चली गई। फिल्म में अमिताभ बच्चन, एली एब्राम और जमील खान समेत कई और कलाकार हैं। ढेर सारे ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आंखें खुली की खुली रह जाए। सोशल मीडिया पर लोगों ने फिल्म देखने के बाद तारीफ भी की, लेकिन कमाई के मामले में फिल्म एकदम फिसड्डी साबित हो गई। फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बताने वाली साइट के मुताबिक गणपत ने दूसरे दिन 2.25 करोड़ रुपए ही कमाए। इस हिसाब से यह 2 दिन में सिर्फ 4.75 करोड़ ही कमा पाई। इतने बड़े बजट वाली फिल्म की थोड़ी सी कमाई वाकई में हैरान कर देने वाली है। पहले वीकेंड में यह फिल्म पूरे 5 करोड़ भी नहीं कमा पाई, जबकि इसे देश भर में 2250 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन की शुरुआत ने एक अलग माहौल बनाने में मदद की है। ट्रेन को अभी साहिबाबाद से दुहाई के बीच शुरू किया गया है। इसे मार्च 2024 तक मेरठ तक ले जाने की तैयारियां की गई है। उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत की शुरुआत की गई है। शनिवार से देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई तक के 17 किलोमीटर तक आम जनता के लिए खोल दी गई है। दुहाई से लेकर मेरठ वेस्ट तक के लिए 25 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को तैयार किए जाने का काम भी तेजी से चल रहा है। 25 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में वायाडक्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। इस सेक्शन में अप एंड डाउन मिलकर कुल 50 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जाना है, जिसका करीब 60% काम पूरा किया गया है। टेलीकॉम, सिग्नलिंग और बिजली से जुड़े काम भी तेज गति से पूरे किए जा रहे हैं। दुहाई से रैपिडेक्स कॉरिडोर के पैकेज 3 के तहत मुरादाबाद, मोदीनगर दक्षिण, मोदीनगर उत्तर और मेरठ साउथ स्टेशन बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पैकेज में करीब 75% काम पूरा हो चुका है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स का कहना है कि दुहाई से लेकर मेरठ साउथ तक के 25 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि अगले 6 महीने में नमो भारत को मेरठ तक पहुंचा दे। वहीं बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मार्च 2024 तक नमो भारत साहिबाबाद से मेरठ के बीच दौड़ने लगेगी। दरअसल शुक्रवार को साहिबाबाद स्टेशन से देश की पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल में मेरठ तक का हिस्सा तैयार हो जाने की उम्मीद जताई थी। उन्होंने साथ ही कहा था कि उस वक्त भी मैं आपके बीच आऊंगा। इससे माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन पर सवार होकर मेरठ आ सकते हैं। मुरादाबाद स्टेशन के ग्राउंड कॉर्नर्स यानी टिकट विंडो प्लेटफॉर्म लेवल का सिविल वर्क पूरा करने के बाद फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर एंट्री और एग्जिट द्वार बनाए जा रहे हैं। सीढ़ियों के अलावा 4 लिफ्ट और 6 एस्केलेटर तैयार किए जा रहे हैं। इस स्टेशन को मुरादनगर बस स्टैंड से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। मोदीनगर साउथ और मोदीनगर नॉर्थ के स्टेशन का सिविल कार्य पूरा हो चुका है। स्टेशन के दोनों ओर एक प्रवेश और निकास द्वार बनाए जा रहे हैं। 2 एक्सीलेटर और 1 लिफ्ट भी लगाई जाएगी। अगर बात करें मेरठ साउथ स्टेशन की बात करें तो इस स्टेशन में फर्स्ट फ्लोर कॉन्कोर्स लेवल और प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर और कॉन्कोर्स लेवल की स्लैब कास्टिंग का काम पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म लेवल पर स्लैब कास्टिंग का काम अपने अंतिम चरण में है। स्टेशन से मेरठ मेट्रो भी चलेगी। इस
इसलिए रैपिडेक्स ट्रेन के लिए 2 और मेरठ मेट्रो के लिए 2 अलग ट्रैक डाले जाएंगे। इसके अलावा मेरठ में परतानापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, बेगमपुल स्टेशन का काम भी तेज गति से पूरा किया जा रहा है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक के 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को जून 2025 में खोला जाने का लक्ष्य रखा गया है। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।